गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वेट में, जहां पे हम जानकारी लेंगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री और बेसिक वेटनरी के बारे में। तो मेरा चैनल बेसिकली जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा किया है उनके लिए है, और बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं जिनमें ये हेल्प करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019 के बारे में। तो लाइवस्टॉक सेंसस से हम क्या समझते हैं? सेंसस मतलब ये कि हम डिफरेंट ब्रीड्स को काउंट करते हैं कि हमारी कंट्री में किस ब्रीड्स की कितनी संख्या है, ये हम लाइवस्टॉक सेंसस में देखते हैं। जिस तरीके से हम इंसानों की जनगणना करते हैं उसी तरीके से हम पशुओं की भी पशुगणना करते हैं। ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए, लाइवस्टॉक सेंसस इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइवस्टॉक बेसिकली, लाइवस्टॉक से क्या समझते हैं? लाइवस्टॉक का मतलब ये होता है कि वह पशु जिन्हें हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, जिनसे हम कुछ प्रोडक्शन लेते हैं। तो जितना ज्यादा लाइवस्टॉक होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की जीडीपी को एनिमल हस्बेंड्री से होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लाइवस्टॉक सेंसस करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इंसानों की जनगणना हर 10 साल में होती है, उसी तरीके से पशुओं की भी पशुगणना हर 5 साल में होती है। अब देखते हैं लाइवस्टॉक सेंसस के बारे में। ये टॉपिक बेसिकली फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं है क्योंकि ये सारा डाटा ही बेस्ड है। तो इसमें कुछ डेटा के अलावा कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो मैं आपको एक ही लेक्चर में सारा डेटा प्रोवाइड करा रहा हूं। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इस टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 20th लाइवस्टॉक सेंसस। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहले लाइवस्टॉक सेंसस यानी सबसे पहले पशुगणना कब की गई थी? 1919 से 1920 में की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी पशुगणना, सबसे पहली पशुगणना कब हुई थी? तो 1919 से 1920 में हुई थी। जो 19th पशुगणना थी, 19th लाइवस्टॉक सेंसस थे, वो कब हुए थे? 2012 में। और जो अभी लेटेस्ट लाइवस्टॉक सेंसस हुए हैं वो कब हुए हैं? 2019 में, जो कि अक्टूबर 2018 से शुरू हुए थे, जो कि 2019 में आके उसका सारा डेटा ऑनलाइन चढ़ाया गया। तो हमारी ये बोले कि 2019 की पशुगणना कौन सी थी? तो 20th पशुगणना थी। लाइवस्टॉक का क्या मतलब है? देखो, लाइवस्टॉक मतलब वह पशु जिन्हें हम अपने फायदे के लिए पालते हैं। मतलब वे एनिमल्स जिनको हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, जिनसे हमें कुछ प्रोडक्शन मिलता हो, जिनसे हमें कुछ इनकम हो रही होती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? लाइवस्टॉक के अंतर्गत आते हैं। पशुगणना का अंतर मतलब बेसिकली पशुगणना का अंतर कितना रहा है? 5 साल का अंतर होता है, लेकिन बीच बीच में कुछ पशुगणना ऐसी भी हुई है जिनका अंतर ज्यादा रहा है। पशुगणना कौन सी संस्था कराती है? पशुगणना डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज कराती है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ये संस्था हमारी लाइवस्टॉक सेंसस जारी करती है। कुछ फैक्ट बेस पूछते हैं कि ऐसी कौन सी पशुगणना है जिसमें ब्रीड वाइज काउंटिंग की गई थी? तो 16th पशुगणना है जिसमें ब्रीड वाइज काउंटिंग की गई थी, जो कि 1997 में की गई थी। अब ऐसी कौन सी पशुगणना है जिसमें स्ट्रे कैटल और डॉग को गिना गया था? अब डॉग को बेसिकली हम लाइवस्टॉक में नहीं गिनते हैं। डॉग को हम बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल मानते हैं क्योंकि वो पालतू जानवर है। लोग उससे प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, बस उसे अपने शौक के लिए पालते हैं। लेकिन इस डॉग की भी काउंटिंग की गई 19th पशुगणना में। ठीक है, और स्ट्रे कैटल मतलब जो जितनी भी कैटल है हमारे इंडिया में, एक्सोटिक कैटल, एक्सोटिक मतलब विदेशी गाय, देसी गाय। ठीक है, क्रॉस ब्रीड मतलब जो देसी गाय और एक्सोटिक कैटल या अच्छी नस्ल की गायों को क्रॉस करा के हम अच्छी नस्ल पैदा करते हैं। ऐसी सारी गायों की काउंटिंग कब की गई थी? 19th पशुगणना में की गई थी। बात करते हैं 20th पशुगणना की, जो कि हमारी सबसे लेटेस्ट है। तो इसमें क्या स्पेशल चीज हुई थी? इसमें हमारा डेटा ऑनलाइन चढ़ाया गया, यानी
20th पशुगणना से हम डेटा को हम ऑनलाइन देख सकते हैं इसकी वेबसाइट्स पे। अब देखते हैं डिफरेंट ब्रीड्स की क्या क्या पॉपुलेशन रही है अकॉर्डिंग टू द लाइवस्टॉक सेंसस। तो ये बेसिकली हमको ये डेटा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एज इट इज पूछा जाएगा कि 20th लाइवस्टॉक सेंसस में कैटल की पॉपुलेशन कितनी थी, बफेलो की पॉपुलेशन कितनी थी, गोट की पॉपुलेशन कितनी थी और शीप की पॉपुलेशन कितनी थी। तो आइए हम पढ़ते हैं वन बाय वन ब्रीड वाइज कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल की। तो कैटल की 2012 के लाइवस्टॉक सेंसस में 190 मिलियन थी पॉपुलेशन, जो कि 2019 में बढ़कर हो गई 192 मिलियन। इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 0.82% इंक्रीज हुआ। परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। बफेलो पॉपुलेशन 2012 में कितनी थी? 108 मिलियन, जो कि 2019 में बढ़कर हो गई 109.8 मिलियन, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? 1% से इंक्रीज हुई। गोट पॉपुलेशन की बात करें, गोट पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो 2012 में 135 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि 2019 में ऑल ओवर गोट पॉपुलेशन 149 मिलियन हो गई, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? 10% से इंक्रीज हुई। शीप पॉपुलेशन की बात करते हैं। शीप पॉपुलेशन 2012 में 65 मिलियन थी, जो कि इंक्रीज होकर 75 मिलियन 2019 में हो गई, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 14% से इंक्रीज हुआ। बात करते हैं पिग की। तो पिग की पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है, यानी 2012 में 10 मिलियन पॉपुलेशन थे पिग की, लेकिन 2019 में 9 मिलियन रह गए, जो कि कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 10% से डिक्रीज हुआ है। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी इंक्रीज हुई है परसेंटेज वाइज, और लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी इंक्रीज हुई है परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो हॉर्स की पॉपुलेशन की बात करते हैं। हॉर्स की पॉपुलेशन 0.63 मिलियन थी, जो कि घट के रह गई 0.34 मिलियन। कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है? 45% से डिक्रीज हुई है। डोंकी की पॉपुलेशन की बात करें, 0.32 मिलियन थी 2012 में, जो कि कितनी रह गई? 0.12 मिलियन, जो कि हाईएस्ट डिक्रीज है किसी भी ब्रीड में। यानी हाईएस्ट डिक्रीज कितना है? 61% डिक्रीज हुआ है, यानी डोंकी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डिक्रीज हुई है। मिथुन की पॉपुलेशन मिथुन क्या होता है? मिथुन भी बेसिकली एक बोवाइन फैमिली में आता है। बोवाइन फैमिली वो होते हैं वे जानवर जो जुगाली करते हैं, ठीक है, जैसे कैटल, बफेलो, याक, बाइसन, ये मिथुन, ये सब क्या है? बोवाइन फैमिली के अंतर्गत आते हैं। मिथुन बेसिकली हमको कहाँ मिलता है? हिली रीजन में मिलता है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मिलता है। तो ऐसे रीजन जो बहुत यानी 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया में मिथुन हमें मिलेगा। तो मिथुन की पॉपुलेशन कितनी होती है? कितनी पॉपुलेशन थी 2012 में? 0.3 मिलियन, जो कि बढ़कर कितनी हो गई है? 0.4 मिलियन। और ये हाईएस्ट इंक्रीज है किसी भी ब्रीड में, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? 26% से। डोंकी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डिक्रीज हुई है, यानी 61% डिक्रीज हुई है। और मिथुन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, यानी 26% इंक्रीज हुआ है। पोल्ट्री की बात करते हैं। पोल्ट्री में सभी आ जाते हैं, जैसे चिकन, डक और जो भी बर्ड्स जिन्हें हम अपने प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पोल्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो पोल्ट्री में 2012 में कितनी पॉपुलेशन थी? 729 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि 2019 में कितनी हो गई? 852 मिलियन पॉपुलेशन हो गई पोल्ट्री की। वहीं अगर इसकी परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 16.8% इंक्रीज हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस डेटा में सबसे ज्यादा कुछ है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो यही है कि टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी थी। अब टोटल लाइफ स्टॉक में हम पोल्ट्री की पॉपुलेशन को नहीं गिनते हैं, पोल्ट्री की पॉपुलेशन को हम अलग से काउंट करते हैं, इसलिए टोटल लाइफ स्टॉक में हम पोल्ट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब वे जानवर जिन्हें हम अपने फायदे के लिए पालते हैं। ठीक है, पोल्ट्री को भी हम अपने फायदे के लिए पालते हैं, लेकिन वो बर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं लाइफ स्टॉक से। तो 2012 में इसकी कितनी पॉपुलेशन थी? लाइफ स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 512 मिलियन, जो कि बढ़कर 2019 में कितनी हो गई? 535 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? 4.68% से इंक्रीज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं स्टेट वाइज की कौन सी ब्रीड किस स्टेट में टॉप की है, किस स्टेट में कौन सी ब्रीड टॉप की है। ठीक है, तो कैटल की हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। और मध्य प्रदेश में कैटल की रैंक क्या है, ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक है। बफेलो की बात करते हैं तो बफेलो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, यूपी में है। और मध्य प्रदेश में कौन सा रैंक है बफेलो का, 4th रैंक है। शीप की बात करते हैं, हाईएस्ट शीप पॉपुलेशन किस स्टेट में मिलेगी, तेलंगाना में मिलेगी। और मध्य प्रदेश में बात करें तो ये टॉप 5 में नहीं आता है। गोट की बात करते हैं तो गोट पॉपुलेशन में टॉप स्टेट कौन सी है, राजस्थान। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वो 5th नंबर पे आता है। पिग की पॉपुलेशन देखते हैं, पिग पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पिग कहां मिलेंगे, किस स्टेट में मिलेंगे, वो है असम में। ठीक है, वहीं एमपी में टॉप 5 में इसका स्थान नहीं है। कैमल की बात करते हैं तो कैमल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे एक राज्य में मिलेगी, वो है राजस्थान। और मध्य प्रदेश टॉप 5 में नहीं आता है। हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां मिलेगी, यूपी में। और मध्य प्रदेश में ये टॉप 5 में नहीं आता है। म्यूल मतलब होता है खच्चर। खच्चर की पॉपुलेशन में कौन सा राज्य अग्रणी है, वो है उत्तराखंड। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो खच्चर की पॉपुलेशन में हमारा मध्य प्रदेश 5th स्थान पे आता है। डोंकी की बात करते हैं तो डंकी मतलब गधे। गधे सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे हमें, किस राज्य में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो ये टॉप 5 में नहीं आता है। पोल्ट्री की बात करेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री कहां पे मिलेगी हमको, तमिलनाडु में मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो वो टॉप 5 में नहीं आता है। डक पॉपुलेशन की बात करें तो डक पॉपुलेशन में टॉप किसने किया है, वेस्ट बंगाल ने किया है। और मध्य प्रदेश हमारे टॉप 5 में नहीं आता है। तो हमारे अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैटल की पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो हम बताएंगे वेस्ट बंगाल में। डक की पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर पिग की पॉपुलेशन की बात करें तो पिग की पॉपुलेशन किस राज्य में, असम में है। वहीं अगर देखा जाए कि लाइव स्टॉक की मैक्सिमम ब्रीड्स की पॉपुलेशन किस राज्य में है, वो है राजस्थान में है। क्योंकि 3 ब्रीड ऐसी हैं जिसमें राजस्थान ने टॉप किया है। जैसे गोट की ब्रीड में भी राजस्थान ने टॉप किया है, कैमल की ब्रीड में भी राजस्थान ने टॉप किया है। और वहीं डंकी की बात करें तो डंकी की ब्रीड में भी राजस्थान ने टॉप किया है। लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश मतलब लाइव स्टॉक मध्य प्रदेश में कितना है, इसकी हम बात करते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करता हूं, तो एमपी का डाटा भी पूछा जाता है। अगर आप राजस्थान से तो आप अपना राजस्थान का डेटा नेट से सर्च कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक की संख्या क्या थी, ये बात करते हैं। 2012 में मध्य प्रदेश में 36.3 मिलियन एनिमल पॉपुलेशन थी, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन थी, जो कि 2019 में बढ़कर कितनी होगी, 40.6 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। जो कि कितने प्रतिशत से इंक्रीज हुई है, 11% से इंक्रीज हुई है। और लाइव स्टॉक की बात करें तो कौन सा हमारा मध्य प्रदेश ऐसा 3rd राज्य है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैरी करता है। तो प्रथम राज्य कौन सा होगा, प्रथम राज्य हमारा यूपी है, दूसरा राज्य हमारा राजस्थान है और तीसरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। अब बोवाइन की बात करते हैं। टोटल लाइव स्टॉक में बोवाइन की पॉपुलेशन, जैसे टोटल लाइव स्टॉक देखते हैं, टोटल लाइव स्टॉक में पोल्ट्री को तो लाइव स्टॉक में हम पोल्ट्री को तो एक्सक्लूड कर ही देते हैं। लेकिन बोवाइन फैमिली में जो एनिमल आते हैं उनका कितना पॉपुलेशन रहा है, तो टोटल लाइव स्टॉक में 303 मिलियन बोवाइन पॉपुलेशन रहा है। जैसे अगर हम देखें तो कैटल, बफेलो, बाइसन, याक, इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 303 मिलियन बोवाइन पॉपुलेशन है। वहीं अगर फीमेल बोवाइन की ग्रोथ कितने % से इंक्रीज हुई है, अगर हम देखे जाए पिछले लाइव स्टॉक से कंपेयर करें तो फीमेल मतलब फीमेल कैटल, बफेलो, फीमेल बाइसन, फीमेल याक, फीमेल मिथुन, इनकी पॉपुलेशन कितने % से इंक्रीज हुई है, 18% से इंक्रीज हुई है। वहीं अगर इंडिजिनस देसी बोवाइन की कितने % से इंक्रीज हुई है, 10% से इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। इंडिजिनस क्या होती है, जो बेसिकली रीजनल पाई जाती हैं, जैसे गुजरात में कुछ और है, ठीक है, जैसे दिल्ली में कुछ और पॉपुलेशन है बाइसन की। देसी गाय, जैसे जहां पे देसी गाय मिलेंगी, जैसे मध्य प्रदेश में कौन मिलेगी, मालवी, गलोय। और वहीं अगर गुजरात की बात करें तो जाफराबादी, भदावरी, ये सारी कहाँ मिलेंगी,
देसी कैटेगरीज के अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि 10% से इंक्रीज हुई है। वहीं एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड की बात करें, एक्सोटिक मतलब विदेशी बोवाइन फैमिली में जो आते हैं, और क्रॉस ब्रीड क्या होती है? अच्छी नस्ल के जानवरों को क्रॉस ब्रीड करा के उनके नए और अच्छी उत्तम किस्म के जानवर पैदा कर सकें, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीड। तो एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड का कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 26% का इंक्रीज हुआ है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था, और ये किसके अंतर्गत आती है? NPBD, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। इसका मेन एम क्या था कि जो इंडिजिनस कैटल है उनको अच्छा बढ़ावा दिया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इंडिजिनस कैटल को पालें और उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करें, इसका ये मेन एम था। लेकिन ये ज्यादातर फेल होती दिख रही है। वहीं अगर बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा गाय को बढ़ावा दिया। लेकिन अगर हम देखें डेटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन कहीं घटी है तो वो यूपी में ही घटी है। तो बेसिकली ये योजना फेल होते हुए दिख रही है। अब आगे बात करते हैं एमपी के कुछ डेटा में। जैसे एमपी का कुछ डेटा पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में, जो एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्स होते हैं उसमें एमपी का डेटा कुछ पूछ लिया जाता है। तो वहीं बात करते हैं, चलो कैटल की पॉपुलेशन देखते हैं। तो कैटल की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितनी है? 2012 में 19.6 मिलियन, जो कि घटकर कितनी होगी? 18.8 मिलियन, जो कि कितने परसेंट से घटी? 4% से घटी। बफेलो की पॉपुलेशन की बात करें तो 8.2 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि 2019 में 10 मिलियन होगी, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? 25% से इंक्रीज हुई। शीप की पॉपुलेशन डिफाइन नहीं हुई है। गोट की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो गोट की पॉपुलेशन 2012 में 8 मिलियन थी, जो कि 2019 में कितने मिलियन पॉपुलेशन हो गई? 11 मिलियन। यानी सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ है? गोट पॉपुलेशन में, यानी 38% से इंक्रीज हुआ है। अब कुछ प्रोडक्शन डाटा है, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया एनिमल की पॉपुलेशन वाइज। अब प्रोडक्शन के बेस से कि इन्होंने कितना प्रोडक्शन दिया, मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ, एग प्रोडक्शन कितना हुआ, मीट प्रोडक्शन कितना हुआ, वूल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन डेटा। ठीक है, प्रोडक्शन डेटा को कौन जारी करता है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स जारी करता है। ठीक है, 1 टन मतलब कितना होता है? 1000 kg। और मिल्क को हम किस में मेजर करते हैं? मिलियन मेट्रिक टन में। तो आइए हम ये डेटा पढ़ते हैं। ये डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ और समझाने लायक नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, 2018 में मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ था? 176 मिलियन मैट्रिक टन। वहीं 2019 में कितना प्रोडक्शन हुआ? मिल्क प्रोडक्शन बढ़कर 187 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि कितने ग्रोथ परसेंट से इंक्रीज हुआ? 6.5% से इंक्रीज हुआ है। वहीं एग प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एग प्रोडक्शन तो हम मैट्रिक टन में तो मेजर नहीं करेंगे, एग प्रोडक्शन को हम नंबर्स में मेजर करेंगे। तो बेसिकली कितने बिलियन थे? तो 2018 में 95.2 बिलियन एग प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 2019 में बढ़कर 103.3 बिलियन एग प्रोडक्शन हुआ, जिसकी ग्रोथ कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? 8.5% से इंक्रीज हुई। मीट प्रोडक्शन की बात करें, मीट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 2018 में 7.7 मेट्रिक टन मीट प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 2018 में बढ़कर कितना हुआ? 8.1 मेट्रिक टन, जो कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 6% से इंक्रीज हुआ। वूल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वूल प्रोडक्शन 2018 में 41.5 मिलियन केजी हुआ था। मतलब वूल प्रोडक्शन को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। तो मिलियन केजी कितना हुआ था 2018 में? 41.5 मिलियन केजी वूल प्रोडक्शन हुआ था, जो कि घटा है 2019 में 40 मिलियन केजी, जो कि कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 2.5% से डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, कि एक व्यक्ति को कम से कम कितना मिल्क प्रोवाइड होना चाहिए आज के अकॉर्डिंग। तो 2018 में जो डाटा था वो ये कहता है कि 375 ग्राम पर डे पर पर्सन हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को प्रोवाइड होना चाहिए। और 2019 का डेटा ये कहता है कि आज की डेट में 394 ग्राम पर डे पर पर्सन को मिल्क अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन हो पाता है या नहीं हो पाता है ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन ये डेटा ये कहता है कि
आज की डेट में हर व्यक्ति को कम से कम 400 ग्राम मिल्क मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं कुछ संस्था की। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहां पे है? दिल्ली में है। और ये कब स्थापना कब हुई थी इसकी? 1911 में। और इसकी चेयरमैन याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन। आईसीएमआर के प्रति, आईसीएमआर के अनुसार, मतलब आईसीएमआर ये संस्था है, ये जारी करती है, इसने ये जारी किया है कि आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति को मिल्क कितना मिलना चाहिए? 288 ml पर पर्सन पर डे। मतलब आईसीएमआर ये बताता है कि हर व्यक्ति को 288 ml मिल्क मिलना ही चाहिए। अब दुग्ध उत्पादन में, एमपी में दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो एमपी में दुग्ध उत्पादन क्रॉस ब्रीड से यानी उन्नत नस्ल से कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है? 8.1 मिलियन मेट्रिक टन। वहीं नॉन डिस्क्रिप्ट और इंडिजिनस देसी गायों से कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है? 3.0 मिलियन मेट्रिक टन। यानी टोटल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है मध्य प्रदेश में? 11.1 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि कितने की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है? 8% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं फैक्ट की कि बफेलो की कोई एक्सोटिक ब्रीड नहीं होती। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टेल द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ बफेलो, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे बफेलो की ब्रीड्स के। तो आपको आंसर लगाना है नन ऑफ दीज, क्योंकि बफेलो की कोई एक्सोटिक ब्रीड होती ही नहीं है हमारे इंडिया में। अब बफेलो की बात करते हैं। अब जैसे ये जो डाटा दिया है वो मिल्क कंट्रीब्यूशन का दिया है कि कौन सी ब्रीड कितना मिल्क कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। तो बफेलो की ब्रीड्स टोटल मिल्क कंट्रीब्यूशन में 49% मिल्क कंट्रीब्यूशन करती है। अब बफेलो में इंडिजिनस मतलब जो हमारे बफेलो की ब्रीड्स हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, डिफरेंट ब्रीड्स पाई जाती हैं, वो कितना कंट्रीब्यूशन करती हैं? 35% मिल्क कंट्रीब्यूट करती हैं। और वही जो नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं, जो रीजनल, जिन्हें हम किसी से नाम से इंडिकेट नहीं किया है, जो बस डिफरेंट इंडिया के रीजन्स में पाई जाती हैं, वो 14% कंट्रीब्यूट करती है मिल्क का। तो टोटल कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है मिल्क का? 49%। वही कैटल की बात करूं तो क्रॉस ब्रीड मतलब उन्नत नस्ल कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है? 26%। और नॉन डिस्क्रिप्ट की बात करूं तो 11% वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इंडिजिनस यानी देसी गायों की बात करें तो 10% वो कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करें तो 1% मिल्क कंट्रीब्यूट करती हैं। तो टोटल कैटल कितना मिल्क परसेंट कंट्रीब्यूट करती हैं? 48% मिल्क कंट्रीब्यूट करती हैं। तो 49 और 48 कितना हो गया? 97%। और बचा जो 3% वो किसका मिल्क कंट्रीब्यूट करता है? गोट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है। अब देखो, कैटल, बफेलो, गोट के मिल्क को ही हम प्रोडक्शन में ऐड करते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो किस ब्रीड्स के मिल्क को ही हम प्रोडक्शन में ऐड करेंगे? कैटल, बफेलो और गोट को। गोट के मिल्क को ही हम प्रोडक्शन में ऐड करते हैं। शीप और कैमल के मिल्क को हम प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते, क्योंकि शीप और कैमल के मिल्क को हम प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस ब्रीड के मिल्क प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते। तो वहीं 4 ब्रीड्स दे दी जाएंगी, कैटल, बफेलो, गोट, शीप। तो आपको क्या आंसर लगाना पड़ेगा? शीप, क्योंकि शीप के मिल्क को हम प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में योगदान कितना है? जैसे मध्य प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में योगदान देखें तो मध्य प्रदेश का 8% योगदान है मिल्क प्रोडक्शन में। अगर इंडिया की बात करें तो 8% योगदान हमारा मध्य प्रदेश करता है मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड मिल्क प्रोडक्शन कितना, सेकंड स्टेट कौन सी है मिल्क प्रोडक्शन में? राजस्थान। और थर्ड स्टेट हमारी कौन सी है? मध्य प्रदेश। वही बात करते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन एमपी। मतलब मध्य प्रदेश में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मतलब कितना अवेलेबल हो पाता है मध्य प्रदेश में लोगों को मिल्क, प्रति व्यक्ति मिल्क को कितना अवेलेबल हो पाता है? 538 ग्राम अवेलेबल हो पाता है। मतलब मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक को 538 ग्राम मिल्क अवेलेबल हो पाता है, जो कि भारत के सभी राज्यों में किस रैंक पे आता है? 6वें रैंक पे आता है। मैक्सिमम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, सबसे ज्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क किसकी है? पंजाब राज्य की है, जो कि टॉप किया है विद 1181 ग्राम पर डे।
यानी ये बताया गया कि सबसे ज्यादा मिल्क अवेलेबल प्रति व्यक्ति किस राज्य को है? पंजाब राज्य को है। लीस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, लीस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क किसकी है? दमन एंड दीव, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे 11 ग्राम ही अवेलेबल हो पाता है प्रति व्यक्ति को। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में 35 ग्राम पर डे अवेलेबल हो पाता है दिल्ली के हर नागरिक को। और ये मिल्क की अवेलेबिलिटी का डाटा कौन जारी करता है? कौन सी संस्थान करती है? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और इसके फाउंडर कौन थे? वर्गीस कुरियन। और आज के समय में इसकी चेयरमैन कौन है? वर्षा जोशी। अंडे की उपलब्धता की बात करते हैं तो अंडे की उपलब्धता की बात करें तो डेटा था तो 2018 में 74 अंडे पर ईयर पर पर्सन, मतलब 2018 का डेटा ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 74 अंडे मिलने ही अवेलेबिलिटी है, मतलब 74 अंडे की अवेलेबिलिटी है, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को साल भर में सिर्फ 74 अंडे मिल पाते हैं। वहीं जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग 2019 में 79 एग पर ईयर पर पर्सन हो गया है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 26 एग पर ईयर पर पर्सन है, यानी मध्य प्रदेश इसमें पिछड़ा हुआ है। अब एग प्रोडक्शन में देखें तो टॉप स्टेट कौन सी है? तो एग प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। सेकंड राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश कितना प्रतिशत एग प्रोडक्शन करता है? 19% एग प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों में। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 18% एग प्रोडक्शन करता है। अगर तेलंगाना की बात करें तो 13% एग प्रोडक्शन करता है। अब एग प्रोडक्शन का डेटा कौन जारी करता है कि कितना एग अवेलेबिलिटी है, कितना एग प्रोडक्शन हुआ है, ये डेटा कौन जारी करता है? नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? मई 1982 में। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर और चेयरमैन कौन थे? बंदा वासुदेव राव। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नमक्कल, तमिलनाडु। इनका एक स्लोगन भी है, माई एग माई प्राइस माई लाइफ। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि माई एग माई प्राइस माई लाइफ किसका स्लोगन है? तो आपको ऐसी 4 संस्थानें दी जाएंगी। तो माई एग माई लाइफ माई प्राइस किसका स्लोगन है? नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी का। अब देखो, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अकॉर्डिंग भारत के सभी नागरिकों को एक साल में 360 अंडे उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहती है। वहीं अगर आईसीएमआर की बात करें, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो ये संस्था ये कहती है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक साल में 180 अंडे तो मिलने ही चाहिए। स्पीसीज ऑफ एग प्रोडक्शन, मतलब कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है एग प्रोडक्शन में? तो आइए बात करते हैं फाउल। फाउल मतलब जितने भी चिकन बर्ड्स हैं, चिकन जो हम प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, ठीक है, तो चिकन से हमें जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है, जो चिकन की लेगॉन, मिनोरका, एंकोना, एंडल्यूशन, ये सारी जो ब्रीड है जिनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं, ये इम्प्रूव्ड ब्रीड में आ जाते हैं। तो ये कितना प्रोडक्शन करती हैं? 87% प्रोडक्शन करती हैं। और वहीं जो देसी ब्रीड जो हमारे भारत में ओरिजिनेट हुई है, वो कितना प्रोडक्शन करती हैं? 12%। यानी टोटल ऑफ कितना प्रोडक्शन एग प्रोडक्शन करती हैं ये? फाउल की ब्रीड से कितना एग प्रोडक्शन होता है? 99% एग प्रोडक्शन होता है। जो बचा 1% एग प्रोडक्शन है वो किसकी ब्रीड से होता है? डक की ब्रीड से होता है। डक की जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है, जैसे खाकी कैंपबेल, ठीक है। और देसी जो ब्रीड है, डक की जो देसी ब्रीड है, उनसे कितना प्रोडक्शन होता है? 1% प्रोडक्शन होता है। तो 99% एग प्रोडक्शन किस ब्रीड से होता है? फाउल ब्रीड से होता है, यानी मुर्गियों से ही होता है। बात करूं अगर मीट की, तो मीट प्रोडक्शन में सबसे पहला राज्य हमारा यूपी है, दूसरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। सॉरी, गलती, माफी चाहूंगा कि पहला राज्य हमारा यूपी है, दूसरा राज्य मीट प्रोडक्शन में हमारा महाराष्ट्र है, और तीसरा राज्य हमारा मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल है, जहां पे सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट की। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को कितना मीट एक साल में मिलना ही चाहिए, उसकी बात करें तो 5.4 kg पर एनम पर पर्सन, यानी 5.5 किलो
प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अवेलेबल होना चाहिए। अब मीट प्रोडक्शन में कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो हम सभी ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पोल्ट्री ही सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगी। यानी 50% हमारा मीट कहां से अवेलेबल होता है, पोल्ट्री से। बफेलो से कितना परसेंट मीट अवेलेबल होता है, 19%। गोट से कितना परसेंट मीट अवेलेबल होता है, 14%। शीप से कितना मीट अवेलेबल होता है, 8%। पिग से कितना मीट अवेलेबल होता है, 5%। कैटल से कितना मीट अवेलेबल होता है इंडिया में, 4%। अब अगर हम बात करें पिग और कैटल की कि इनका परसेंट सबसे ज्यादा कम क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में रिलीजियसली जानवरों को देखा जाता है। तो हिंदू में कैटल को गौ माता के रूप में माना जाता है, तो उनको एज अ मीट के फॉर्म में हम यूज बहुत इंडियन फैमिलीज बहुत कम करती हैं। वहीं पिग को मुस्लिम फैमिलीज में अशुभ माना जाता है, तो वो पिग को एज अ मीट के फॉर्म में नहीं लेते हैं, इसलिए इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा डाउन रहा है। वूल की बात करते हैं तो वूल प्रोडक्शन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान, जो 36% का कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरा यूनियन टेरिटरी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। और तीसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि 1% कंट्रीब्यूट करता है वूल प्रोडक्शन में। अब वूल प्रोडक्शन हम स्पीशीज वाइज देखते हैं कि जो शीप है, बेसिकली हमें वूल कहां से मिलता है, शीप से ही मिलता है। मैक्सिमम वूल हमें कहां से मिलेगा, शीप से मिलेगा। लेकिन शीप की फीमेल को हम क्या बोलते हैं, ईव। तो शीप की फीमेल से हमें कितना परसेंट वूल मिलता है, 69% वूल मिलता है। शीप की मेल से हमें कितना परसेंट वूल मिलता है, 17% वूल मिलता है। शीप के लैम्ब यानी यंग वन यानी बच्चों से हमें कितना परसेंट वूल मिलता है, 14% वूल मिलता है। तो शीप के हेयर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वूल। गोट के हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हेयर। और रेबिट के हेयर को हम क्या बोलते हैं, फर। पोल्ट्री की बात करते हैं तो ये एक फैक्ट डाटा है कि पोल्ट्री का स्लॉटर रेट कितना है, 300%। मतलब जितनी मुर्गियां पैदा नहीं होती उससे 3 गुना ज्यादा वो कटती हैं। तो यानी पोल्ट्री का स्लॉटर रेट कितना है, 300%। यानी अगर 100 मुर्गियां अगर हम पैदा कर रहे हैं रोज, तो 300 मुर्गियां रोज कट रही हैं, इतना इसका स्लॉटर रेट है। पोल्ट्री रेडी फॉर स्लॉटर, एक पोल्ट्री बर्ड कितने दिन में स्लॉटर के लिए तैयार हो जाती है, 42 से 45 दिन में। यानी 1.5 महीने में वो मतलब स्लॉटर के लिए तैयार हो जाती है। स्लॉटर का मतलब होता है कटना। अब बात करते हैं डिफरेंट रैंक, मतलब इंडिया की रैंक क्या है प्रोडक्शन में, और कौन से यूनिवर्स वाइज भी देखेंगे कि यूनिवर्स में कौन प्रोडक्शन वाइज टॉप किया है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा इंडिया यूनिवर्स में भी टॉप किया है, और हमारी इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। मतलब सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ही होता है किसी भी कंट्री से देखा जाए तो। वहीं अगर एग प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन चाइना में होता है, और हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया 3rd नंबर पे आता है। वहीं अगर चिकन प्रोडक्शन की बात करें तो चिकन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा चिकन प्रोडक्शन कहां पे होता है, चाइना। वहीं हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारे 4th रैंक पे आता है। पोल्ट्री मीट यानी जो बर्ड से जो हमें मीट प्राप्त होता है, वो सबसे ज्यादा कहां प्रोडक्शन होता है, चाइना में। और हमारे इंडिया किस नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है। लेकिन अगर एशिया की बात करें, सिर्फ एशिया रीजन की बात करें, तो चाइना फर्स्ट पे आता है, और सेकंड हमारा कौन आता है पोल्ट्री मीट में, इंडिया आता है। वहीं वूल प्रोडक्शन की बात करें तो वूल प्रोडक्शन में टॉप किसने किया, सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। वहीं हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारे 6वीं स्थान पर आता है। अब लाइवस्टॉक में जीडीपी में लाइवस्टॉक का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। लाइवस्टॉक में कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, जीडीपी में लाइवस्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, 4.5%। और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, 10.5%। अब बात करते हैं लाइवस्टॉक एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। जो लाइवस्टॉक है वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है एज अ सब्सटीट्यूटरी। जैसे जो लोग खेती करते हैं वो साइड में पशुपालन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी होता है, और वो एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। क्योंकि लोग जानवर पालते हैं, जानवरों को फील्ड में भी यूज करते हैं और अपने प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है लाइवस्टॉक। तो एनिमल्स यानी लाइवस्टॉक से कितना जीडीपी प्राप्त हुआ है, 4.5%। और क्रॉप से यानी खेती से कितना जीडीपी प्राप्त हुआ है, 6.0%।
वहीं टोटल देखा जाए तो 10.5% जीडीपी प्राप्त हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड से, जिसमें लाइफ स्टॉक इंक्लूडेड है। अब लाइफ स्टॉक की जीडीपी इन एग्रीकल्चर फील्ड, अब एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो उसमें लाइफ स्टॉक की जीडीपी कितनी है, 25.8%। वहीं अगर बात करें कि पोल्ट्री की पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक किसका है, तमिलनाडु में। यहां पे होता है ये टॉपिक खत्म। आई होप मैंने आपको सारा डेटा एक ही वीडियो में कंपाइल करके दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि सारा डाटा आपको एक ही वीडियो में मिला है। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। धन्यवाद।